हमारे देश में कितने बोर्ड चल रहे? 4 बोर्ड चल रहे हैं। हमने अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाया, बाकी बच्चे स्टेट बोर्ड में भी पढ़ रहे, आईसीएसई में भी पढ़ रहे, आईबी में भी पढ़ रहे, मतलब 4 बोर्ड में भी बच्चे पढ़ रहे, दूसरे 3 अलावा। अभी जब कोई नीट का एग्जाम होगा तो चारों बोर्ड को अलाव है, इसका मतलब चारों बोर्ड के बच्चे जो है वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वहां से भी 12वीं हो रहा है, यहाँ से भी 12वीं हो रहा है ना। अब वो वहां से भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि नीट एग्जाम जो है वो चारों बोर्ड के क्वेश्चन को ये करेगा, अपने में सम्मिलित करेगा, क्योंकि चारों बोर्ड के बच्चों को लिए एलिजिबल है ना। अब हमारा बच्चा तो एक ही बोर्ड में पढ़ा है, बाकी 3 बोर्ड की उसको जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चों को दिक्कत होती है और इसीलिए हमको कोचिंग लगाना पड़ता है ना। अब ये कोचिंग का खर्चा फिर हमको ये करना पड़ता है, तो ये आज की मुख्य समस्या है। दूसरा मामला कैसा है कि स्कूल, सभी स्कूलें प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूलों का ट्रेंड क्या है कि उनका एक ही ट्रेंड है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज दिलाओ और माँ बाप को उल्लू बनाओ, यही ट्रेंड है। ये कैसा होता है कि मान लो अभी अपने जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे, अगर किसी आदमी ने 60% भी ले लिया तो वो लगता था कि हाँ वाकई वो 60% के लायक है। अगर वो 10वीं में या 12वीं में अगर उसने 60% ले लिया, फर्स्ट क्लास ले लिया, तो दिखता था, झलकता था कि हाँ वो 60% के लायक है, फर्स्ट क्लास के लायक है। आज का हर एक बच्चा 80-90 लेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि 80 के लायक है क्या नहीं, आपको ही डाउट होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे स्कूल प्राइवेट है, उनका ट्रेंड यही है कि भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क दो। 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 5 के 5 देते, जबकि अपने जमाने में नहीं होता था। अगर हमारे जो टीचर स्टाफ भी है वो भी जानते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से अच्छा भी लिखा हो तो भी उसको 5 में से 5 मार्क नहीं देते, उसको ज्यादा से ज्यादा 4 देगा, बहुत ज्यादा अच्छा होने से। और यही ट्रेंड था, लेकिन आज का ट्रेंड बदल चुका है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा, तो जब उसको 90% मिल जाते तो हम खुश हो जाते, हम माँ बाप खुश हो जाते कि हाँ 90% मिला। उसको इंग्लिश बोलना आएगा, बिल्कुल इंग्लिश भैया लैंग्वेज है, जरूरी नहीं है कि भाई इंग्लिश बोलना आता है मतलब वो होशियार है, ये जरूरी नहीं है। तो हम उसी में हम खो जा रहे हैं और ये हमारे पास में बहुत बड़ी समस्या है कि हम आने वाली जो समस्या है उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ना कोई रिजर्वेशन होगा, न किसी भी तरह की कोई उपलब्धता होगी, जॉब की कोई उपलब्धता नहीं होगी। सिर्फ उपलब्धता होगी, लेकिन किसको मिलेगा? जिसके पास में क्वालिटी है। तो हमारे सामने सवाल ये है कि हम कम से कम खर्चे में बच्चों के एजुकेशन के लिए हम क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हम खर्चा भी नहीं कर सकते, हमारे पास में उतना पैसा भी नहीं है कि हम खर्चा करें, तो हम खर्चा भी नहीं कर सकते और हमको क्वालिटी भी मेंटेन करना है। अब हम क्वालिटी कहाँ मेंटेन होगा? जो अच्छे बड़े बड़े स्कूल है, जो टॉप क्लास की स्कूल है, अंबानी की स्कूल है, माधवराव सिंधिया की स्कूल है, तो बड़े बड़े अच्छे स्कूल है जिनकी हम फीस नहीं दे सकते। हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे वो नॉर्मल फीस वाले स्कूल है, जहाँ से हमारा क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकता। अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है ना। तो इस तरह से हम मझदार में या हम बीच में फंसे हुए हैं। तो ये जो फंसने वाला जो मैटर है, इससे हमको कैसे निपटा जाए और आने वाली जो समस्या है इससे हमको कैसे निपटा जाए, इसके लिए हमने पीपल्स वुमन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से हमने ये सोचा कि गाड़ी चालू है, क्यों ना हम, हमारे सबके बच्चे हैं, हमको पढ़ाना है और हमारे अपने बच्चे हैं, समस्या हमारी भी है, लेकिन मेरी समस्या है, मैं किसी के सिर्फ बात कर सकता हूँ, सिर्फ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसके सोल्यूशन तक जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ, हाँ यार समस्या है। हर कोई आदमी बात करता है कि शिक्षा के जो समस्या है उस समस्या के लिए ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो बात नहीं करता, हर एक आदमी बात करता है, लेकिन हम सोल्यूशन की बात नहीं करते, हम सिर्फ कंप्लेंट करते हैं। तो कंप्लेंट करने से हमारी समस्या सुलझ जाएगी क्या? नहीं सुलझेगी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो ऐसे सारे कंप्लेंट करने वाले लोग जगह इकट्ठा हो जाए तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये वही प्रोग्राम है जो हमने पीपल्स वुमन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से इसको बनाया है कि जो समस्या मुझे समझ में आ रही है, सामने वाले को समझ में आ रही है, उसको समझ में आ रही है, इसको समझ में आ रही है, जिन लोगों को समस्या समझ में आ रही है ये सारे लोग इकट्ठा हो जाओ और सारे लोग इकट्ठा होके उस समस्या का समाधान ढूंढो। तो इसको समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमने पीपल्स वुमन एजुकेशन सोसाइटी बनाया और इस सोसाइटी के माध्यम से अब हमको क्या करना है, हमने सोसाइटी तो बनाया, अब हमको क्या करना है? तो हमको क्या करना है, इस सोसाइटी के माध्यम से हमको अपनी स्कूल बनाना है जिसमें क्वालिटी मेंटेन होगा, जिसमें खर्चा बहुत कम आएगा, है ना, खर्चा भी कम आएगा, क्वालिटी भी मेंटेन होगा, सारी चीजों को हम अपने बलबूते करेंगे। तो अब अपने बलबूते कैसे करेंगे? तो इसका सिस्टम ये है कि भाई हमारे बच्चे, हमारा स्कूल, हमारी पद्धति, है ना, ये इसकी थीम है इस प्रोग्राम की। तो इसमें क्या करना है, तो हमको अपनी स्कूल बनाना है,
तो अपनी स्कूल कैसी होगी? तो अपनी स्कूल सर्व सुविधा युक्त होगी और भव्य होगी। तो उसमें क्या करना है हमको? हमको पहली से लेकर 12वीं तक के लिए हमको स्कूल बनाना है। पहली से 12वीं तक का ही हमने टारगेट रखा है। अब उसमें हमारा जो बोर्ड जो होगा वो कौन सा बोर्ड होगा? तो वो सारे लोग मेंबर लोग जो है डिसाइड करके वो बोर्ड बनाएंगे, या कौन सा बोर्ड रखना है वो डिसाइड करेंगे। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि या तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड, है ना, या आईबी बोर्ड भी हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके संबंध में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमको कौन सा बोर्ड रखना है। तो इस बोर्ड का हमारा एक स्कूल रहेगा। अब उसमें क्या रहेगा कि 5वीं के बाद यहाँ पर हॉस्टल रहेगा। क्यों हॉस्टल रहेगा इसको भी मैं आगे क्लियर करूंगा। यहाँ पहली से लेकर एडमिशन होंगे 12वीं तक। तो हमको क्या करना है कि पहली में जैसे ही बच्चा एडमिशन लेने आ जाता है तो उसको स्विमिंग और जूडो कराटे कंपलसरी होगा उसके सुरक्षा के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे हम केस देखते हैं कि कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, तो उसकी अपनी सुरक्षा करते आनी चाहिए। तो इसके लिए उसको जूडो कराटे और स्विमिंग ये आना ही चाहिए। जैसे ही एडमिशन होगा पहले 2 चीजें पढ़ाई जाएगी स्कूल के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, तो ये 2 चीज उसको पढ़ाई जाएगी। ये दूसरा हो गया। तीसरा मामला ऐसा है कि उसको स्पोर्ट में कोई ना कोई एक खेल खेलना ही है, इंडोर एक और आउटडोर एक। अब इंडोर और आउटडोर खेल में क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सारी चीजें। और इंडोर खेल जो भी है कैरम है ना, या टेबल, तो इंडोर जो खेल है बहुत सारे खेले हैं। तो इस तरह से इंडोर एक और आउटडोर एक। तो ये क्यों खेलना है उसको कि हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में अगर कमजोर हो लेकिन खेलकूद में अच्छा हो। तो अगर वो खेलकूद में अगर अच्छा हो या राष्ट्रीय लेवल या स्टेट लेवल तक भी अगर खेल लिया तो स्पोर्ट्स से कोटे से वो अपनी नौकरी हथिया सकता है या अपना कैरियर बना सकता है। तो उसको खेलना है। वो कब तक खेलना है? 10वीं तक। अगर 10वीं के बाद वो नहीं खेलना चाहता है तो ना खेले, लेकिन उसको हमको कोशिश करना है कि वो कोई ना कोई एक खेल खेले। उसके जीवन का एक अगर हो सकता है उसमें वो बेटर करे तो आगे उसको कंटिन्यू करे, नहीं तो वो छोड़ दे, लेकिन उसको खेलना ही है, सिखाना ही है, ये उसका कंपलसरी रहेगा। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जो कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है, म्यूजिक, डांसिंग, है ना, गायन, है ना, तो ये जो सारी चीजें इसमें से कोई ना कोई एक चीज उसको करना ही है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, है ना। वो अपने से चूज करे, उसको म्यूजिक बजाना है म्यूजिक बजाए, है ना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना है इंस्ट्रूमेंट बजाए, अगर उसको गायन करना है या डांसिंग करना है तो कोई ना कोई एक चीज उसको पकड़ना है। वो भी उसका 8वीं तक चलते रहेगा। अगर उसको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करे या छोड़ दे, लेकिन उसको सिखाना ही, हमको देखना है कि उसमें क्या एक्टिविटीज है, जो प्रतिभा होती है उसको निखारना है। तो उसके लिए वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होगी। दूसरा बात ऐसा होगा कि जैसे ही बच्चा 5वीं में चला जाता है तो 5वीं में जाने के बाद में उसको सारी जानकारी दी जाएगी कि हमारे पास में जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, या हमको उसके बाद में जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या करना है, हमको रोजगार के क्या क्या साधन उपलब्ध होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी को हमको कैसे कैच कराना है। मतलब मान लो अगर कोई तहसीलदार है तो हाँ, तहसीलदार एक जॉब है जो चलते रहेगा कंटिन्यू। तो तहसीलदार भी एक ऐसा होता है, उसके क्या अधिकार होते हैं, कहाँ बैठा रहता है, और तहसीलदार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये सारी जानकारी उस बच्चे को 5वीं क्लास तक हो जानी चाहिए। कहाँ से? चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सारी जानकारी, मिनिमम जानकारी, बहुत ज्यादा डिटेल की जानकारी नहीं, मिनिमम जानकारी उसको मिल जाना चाहिए कि हाँ ये चीजें होती है ना। तो ये चीजों की उसको जानकारी होना चाहिए। अब उसने जानकारी ले लिया कि डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, कलेक्टर कैसे बनना है, तहसीलदार कैसे बनना है, या चपरासी कैसे बनना है, या आर्मी में कैसे जाना है, सारी जानकारी उसने ले लिया। अब उसके बाद में वो बच्चा उसमें से डिसाइड कर ले कि उसको क्या बनना है। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो वहां से उसका कोचिंग स्टार्ट कर देना। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 5वीं क्लास में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि उसको क्या बनना है, वहां से उसका स्पेशलाइज चालू हो जाता है। यहाँ से हमको जो एक्स्ट्रा जो कोचिंग देते हैं, मान लो हम हमारे बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, स्कूल के बाद में जब वो 4 बजे या 5 बजे आता है फिर हम ट्यूशन भेज देते। तो ट्यूशन न करते हुए हमको ये एक्स्ट्रा कोचिंग देना है 2 घंटे का। ये एक्स्ट्रा कोचिंग क्या देना है कि अगर किसी बच्चे ने बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है तो उसका यूपीएससी का बेस बनाते जाना है हमको, उसके लेवल का। ऐसा नहीं कि यूपीएससी की लेवल का हम 5वीं के बच्चे को पढ़ाएंगे, वो तो नहीं हो सकेगा, लेकिन हम उसको वहां से उसका बेस बनाते जा सकते हैं, जिससे उसको आगे समझने वाली जो चीजें हो इजी हो, है ना।
तो ऐसे हमारे पास में कई सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अपॉर्चुनिटी तो उसके बाद का तो है ही, तो वहां से बेस बनाते जाना है। अब दूसरी चीजें क्या है कि 5वीं के बाद में पहली से हमारा ओलंपियाड का एग्जाम चालू हो जाता है। अगर सारे लोगों को जानकारी हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि पहली क्लास से ओलंपियाड का एग्जाम होता है। तो ओलंपियाड का एग्जाम स्टेट का भी होता है, नेशनल का भी होता है और अलग अलग एनजीओ का होता है। फिर उसके बाद में नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जाम होता है, वो 5वीं क्लास से स्टार्ट होता है। स्टेट टैलेंट सर्च का एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव का, वो 5वीं क्लास से होता है। ये सारे एग्जाम का हमको एक्सरसाइज कराना है। उसके बाद में 5वीं में नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का होता है, सैनिक स्कूल का होता है। तो ये जो सारे एग्जाम हैं, इन बच्चों को हमको देते रहना है। 5वीं से वो स्टार्ट हो जाएगा उनका काम। ये क्यों देते रहना है? वहां जाने की जरूरत है। अगर जाना है तो जाओ, नंबर लग गया, नहीं जाना है मत जाओ। मान लो कोई बच्चा अगर सैनिक स्कूल में नंबर लग गया, जाना चाहता है तो चले जाओ। कोई बोलता है कि मुझे नहीं जाना है सैनिक स्कूल, फिर भी हम चाहते हैं कि वो एग्जाम दे। क्यों दे? क्योंकि हमको अपने आप को टेस्ट करना है, लिटमस पेपर के जैसे कि हम कहाँ तक सक्षम है।